गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट ए। ठीक है, सीएमए इंटर पेपर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट ए का जितना रेलेवेंट थ्योरी है प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूं। जिसको भी पीडीएफ नोट चाहिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, खाली एक बार सुनिएगा याद हो जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड द टेक्निक फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, टेक्निक है जो अकाउंटिंग डाटा को इंटरप्रिटेट करता है, अकाउंटिंग डाटा को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड द टेक्निक फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टेक्निक है जो अकाउंटिंग डाटा को इंटरप्रिटेशंस करता है। ठीक है, दूसरा देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालिसिस एंड रिजल्ट आर केप्ट इन हाउस फॉर बिजनेस लीडर फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एनालिसिस है और रिजल्ट है कंपनी अपना इन हाउस में रखता है, मतलब कंपनी के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं जाता। जैसे बैलेंस शीट वगैरह आप बाहर दे देते हो, वैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो भी रिजल्ट होगा, जो भी एनालिसिस होगा, कंपनी के अंदर ही होगा, कंपनी के डायरेक्टर के पास ही होगा, वो बाहर डिस्क्लोज नहीं होगा। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम्पल है कैपिटल बजटिंग बनाते हैं हम लोग, ट्रेंड्स बनाते हैं, फोरकास्टिंग, कैपिटल बजटिंग, ट्रेंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, वैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजरियल अकाउंटिंग भी बोला जाता है। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंस याद रखिए। यह टेक्निक है अकाउंटिंग डाटा को इंटरप्रिटेशंस करने का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एनालिसिस है एंड रिजल्ट है वो कंपनी के अंदर ही रहता है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कैपिटल बजटिंग, ट्रेंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग एटसेट्रा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजरियल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजरियल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। और देखिए, और बाकी एक पॉइंट से याद रखिएगा, द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग इज whether there is an internal और external focus। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल फोकस पे काम करता है, इंटरनल डाटा को बनाता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल फोकस पे काम करता है, एक्सटर्नल फोकस बनाता है, एक्सटर्नल डाटा बनाता है। Financial accounting focus on financial statement that will be reported externally like creditors and investors report etc. Financial accounting क्या चीज पे फोकस करता है, एक्सटर्नल डाटा पे, या देखिए एक्सटर्नल रिपोर्ट बनाता है, जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल है फिनेंशियल अकाउंटिंग का बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ये सब याद रखिएगा। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग क्या चीज पे फोकस करता है, एक्सटर्नल डाटा पे, एक्सटर्नल रिपोर्ट बनाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्ट बनाता है। एग्जांपल है फिनेंशियल अकाउंटिंग का बैलेंस शीट, डायरेक्टर रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, पीएल अकाउंट आर द एग्जांपल ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। बस इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है। यदि आपको पूछेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इतना लिख दीजिए, इनफ है। क्वेश्चन नंबर 2, खाली इसमें पॉइंट याद रखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, किसको क्या काम करना है बांट दिया जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लिख सकते हैं। नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, और ये एक तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है। सिर्फ 3 पॉइंट रखना याद, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी 4 पॉइंट ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू इस चैप्टर से, इस चैप्टर का एमसीक्यू याद रखिएगा। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर डन बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ही प्लानिंग एंड कंट्रोल करता है कंपनी में, याद रखिएगा। डिसीजन मेकिंग कंसर्न द फ्यूचर। डिसीजन मेकिंग क्या चीज से रिलेटेड करता है, फ्यूचर के बेसिस में हम लोग डिसीजन लेते हैं, इसीलिए कंसर्न विद फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज रिफर्ड टू एज फीडबैक। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 4,
ध्यान से सुनिएगा। डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। याद रखिएगा डिसीजन मेकिंग में सारा फंक्शन आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब डिसीजन मेकिंग का फंक्शन है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Question number 5. Management accounting function work like a policeman to ensure the performance of the employee. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है कौन सा फंक्शन एक माने एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को एकदम मेजर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंट्रोलिंग फंक्शन एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकता है। द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑप्शनल। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेट्स टू ऑल ऑफ द अबव, सारा चीज से रिलेटेड है। कैसे? कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर डिफरेंट सोर्स, अलग अलग सोर्सेस से डाटा कलेक्ट करता है, मॉडिफाई करता है डाटा को, प्रेजेंटेशन करता है डाटा, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। अकाउंटिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बस इतना इस चैप्टर से याद रखना है। थैंक यू। CMA इंटर पेपर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर 2 डिसीजन मेकिंग टूल्स। ध्यान से सुनिएगा, इसका थ्योरी क्वेश्चन प्लस MCQ क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो भी कवर होगा, प्लस MCQ दोनों कवर होगा। ध्यान से सुनिएगा, सारा स्कैनर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले ब्रेक इवन एनालिसिस किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा। ब्रेक इवन मीन्स द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। In other words, break-even point is the volume of production or sales where total costs are equal to total revenue। मतलब break-even point उसको बोलेंगे जहां पर मेरा total cost equal to total revenue होगा, मतलब हमको प्रॉफिट होगा 0। उस पॉइंट को break-even point बोलेंगे जहां पर मेरा टोटल कॉस्ट, प्रोडक्ट का जितना टोटल कॉस्ट है उतना ही टोटल रेवेन्यू, मतलब कॉस्ट जितना रेवेन्यू आ जाए उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोल देंगे। मतलब जितना खर्चा लगा है उतना का कम से कम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाए, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम होगा। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पर टोटल सेल्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगा। सिंपल सा चीज है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत सिंपल सा चीज है, एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या लिखा हुआ है, देखिए अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग द टोटल कॉस्ट, दैट इज बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट भी लेते हैं प्लस वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट डायरेक्टली आ जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों लिया जाएगा। Thus, this technique is also called traditional costing और total costing। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को टोटल कॉस्टिंग बोलते हैं। सिंपल सा चीज है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग देखिए, ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट। जब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल खर्चा लेते हैं। इट्स कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालते हैं प्रोडक्ट का। यदि एग्जाम में कभी कभी डिफरेंसेस आ जाता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंसेस लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं वेरिएबल खर्चा को लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में दोनों लिया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डायरेक्टली प्रॉफिट निकल जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को टोटल कॉस्टिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग को टोटल कॉस्टिंग नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट नहीं लिया जाता है। सिंपल सा 2-3 पॉइंट याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग को कहाँ अप्लाई किया जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, जब प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं तब मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज किया जाता है। मेक और बाय डिसीजन, जब प्रोडक्ट को बनाएं या खरीदे उस डिसीजन में लिया जाता है
तो जब प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं तब मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करते हैं, मेक और बाय डिसीजन लेते हैं तब मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करते हैं, ऑपरेट और शट डाउन डिसीजन, प्लांट को ऑपरेट करना है या शट डाउन करना है तब मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज किया जाता है, और प्रॉफिट का प्लानिंग करते हैं उस केस में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करते हैं। अब क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का लिमिटेशंस क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि एक बार सुनेंगे याद रह जाएगा। इट इज नॉट करेक्ट टू एलिमिनेट फिक्स कॉस्ट फ्रॉम फिनिश गुड्स। बोलता है फिनिश गुड्स को जब आप वैल्यू निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया जाता है, तो ये चीज सही नहीं है। बोलता है इट इज नॉट करेक्ट। फिक्स कॉस्ट से, फिक्स स्टॉक से, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स कॉस्ट को आप नहीं ले रहे हो, ये गलत अप्रोच है, ये बोल रहा है। इट इज नॉट करेक्ट टू एलिमिनेट फिक्स कॉस्ट फ्रॉम वर्क इन प्रोग्रेस। बोलता है वर्क इन प्रोग्रेस को में भी फिक्स कॉस्ट नहीं लिया जाता, ये अप्रोच भी सही नहीं है। लिमिटेशन लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स कॉस्ट को नहीं ले रहे, ये अप्रोच सही नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस में फिक्स कॉस्ट को नहीं लिया जा रहा है, ये अप्रोच भी सही नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग डज नॉट गिव फुल इंफॉर्मेशन। मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को लेता ही नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ले रहा है, इसीलिए। Marginal costing does not provide any standard for the evaluation of performance. परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं बताता है मार्जिनल कॉस्टिंग। इतना ही, आगे देखिए। सब इंपोर्टेंट थ्योरी है, सब एग्जाम में आया। ट्रांसफर प्राइसिंग किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार सुनेंगे याद हो जाएगा। ए ट्रांसफर प्राइसिंग इज दैट नोशनल वैल्यू एट विच गुड्स एंड सर्विस आर ट्रांसफर बिटवीन डिवीजन। मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में जब गुड्स ट्रांसफर होता है तो एक वैल्यू लिया जाता है। सपोज एक प्रोडक्ट बन रहा है तो 4 डिपार्टमेंट होते हुए जाएगा, एक जगह मैन्युफैक्चरिंग होगा, एक जगह मार्केटिंग होगा, एक जगह सेलिंग होगा। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट पे जब प्रोडक्ट को भेजा जाता है तब उसका एक नॉशनल वैल्यू लिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। मतलब एक डिवीजन से दूसरा डिवीजन में जब प्रोडक्ट जा रहा है मेरा, तो फर्स्ट डिवीजन दूसरा डिवीजन को जब प्रोडक्ट भेजता है, एक प्राइस चार्ज करता है, एक नॉशनल वैल्यू चार्ज करता है। दूसरा देखिए, ट्रांसफर प्राइस कैन ऑल्सो बी नोन एज ट्रांसफर कॉस्ट। ट्रांसफर प्राइसिंग को ट्रांसफर कॉस्ट बोलते हैं। तीसरा, ट्रांसफर प्राइसिंग इज वन ऑफ द टूल्स फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन और डिपार्टमेंट। ट्रांसफर प्राइसिंग एक तो टूल्स है जो डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस को मेजर करता है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ट्रांसफर प्राइसिंग वन नॉशनल वैल्यू है, जब गुड्स एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट को जाता है वह लिया जाता है, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग को ट्रांसफर कॉस्ट बोलते हैं, और ट्रांसफर प्राइसिंग एक तो टूल्स है जो मेजर करता है डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या क्या मेथड्स है। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, सबसे पहले लिखेगा कॉस्ट प्राइस एज ट्रांसफर प्राइसिंग। यहाँ मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग लिखा, सबसे पहले लिखेगा कॉस्ट प्राइस एज ट्रांसफर प्राइसिंग। जितना में कॉस्ट हुआ डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी ने उस कॉस्ट प्राइस पर ही भेज दिया। दूसरा, मार्केट प्राइस एज ट्रांसफर प्राइसिंग हो सकता है। तीसरा, नेगोशिएटेड प्राइसिंग को ट्रांसफर प्राइसिंग लिया जाता है। और चौथा, प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस में भी ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड बन सकता है। तो कॉस्ट प्राइस के बेसिस में हो सकता है, मार्केट प्राइस के बेसिस में हो सकता है, नेगोशिएटेड प्राइस के बेसिस में हो सकता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस में हो सकता है। ये 4 मेथड याद रखना है। ये सब एग्जाम में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटर कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, टू इवेल्युएट द करंट परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल यूनिट। हर एक यूनिट का करंट परफॉर्मेंस को मेजर कर देता है। टू इवेल्युएट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच यूनिट, हर यूनिट का प्रॉफिट को ये बता देता है, इवेल्युएट कर देता है, मैंने कैलकुलेट कर सकता है। बोलता है परफॉर्मेंस बता देता है हर यूनिट का कैसा होगा, प्रॉफिट बता देता है हर यूनिट का कैसा होगा। टू इम्प्रूव द प्रॉफिट पोजीशन को इम्प्रूव भी कर देता है, और डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। अब देखिए एमसीक्यू इस चैप्टर का, एकदम ध्यान से सुनिएगा, सारा एमसीक्यू एकदम इंपॉर्टेंट है। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच, ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर कंपनी का कोई लॉस नहीं होता है, ना प्रॉफिट होता है। मतलब कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू, तो देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो कॉस्ट, ये भी होगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, ये भी होगा। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स साउंडनेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सेलिंग प्राइस 20 दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपया दिया है, फिक्स कॉस्ट इतना दिया, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है।
तो फिक्स कॉस्ट को आप कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और उसको फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिएगा। 20 माइनस 12 8 आता है, 16 से 8 को डिवाइड कर दीजिएगा, 2000 यूनिट आ जाएगा। सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी हिसाब से है। द पीवी रेशियो दिया 0.4 एंड सेलिंग प्राइस दिया 40, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला डाल दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, उसके बेसिस में ये निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज व्हेन प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 6, each of the following would affect the breakdown point except a change in the number of units sold। याद रखिएगा, each of the following which would affect the break even point, सिर्फ number of units sold affect नहीं करेगा, change होगा, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a decrease in sales price increase the break even point। सेल प्राइस यदि कम होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम द कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिस्क्लोज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर वेरिएबल कॉस्ट। याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या बताता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू कितना है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर में। Cost volume profit analysis allow management to determine the relative profitability of product by highlight potential bottleneck in the प्रोडक्शन प्रोसेस। एकदम सिंपल सा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को क्या बोला जाता है, मार्जिनल इनकम बोला जाता है, याद रखिएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज आल्सो नोन एज मार्जिनल इनकम। थैंक यू। सीएमए इंटर चैप्टर 3 बजटरी कंट्रोल पेपर 10, ठीक है, पेपर 10 में चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर 3। जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, जेडबीबी किसको बोलते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक बार सुनेंगे आप याद हो जाएगा। जेबीबी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीटर पियर्स इन 1969। पीटर पियर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1969 में, इसको याद रखना है। आगे देखिए बोलते हैं इसको, इट इज अ बजटिंग प्रोसेस विच रिक्वायर्स ईच मैनेजर टू जस्टिफाई हिज इंटायर बजट रिक्वेस्ट इन डिटेल फ्रॉम जीरो बेस। बोलता है हर मैनेजर अपना बजट बताएगा, कितना बजट लगेगा उस प्रोडक्ट को बनाने में फ्रॉम जीरो बेस से, मतलब स्टार्टिंग से बताएगा कि उस चीज में बनाने में मेरा इतना बजट लगेगा। जीरो बेस मतलब जीरो से लेगा, इनिशियल स्टार्टिंग से लेगा, स्टार्टिंग से सारा खर्चा लेके हर मैनेजर अपना बजट को माने बताएगा, डिटेल बताएगा अपना बजट का, ठीक है। ये बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इट इज अ बजटिंग प्रोसेस व्हिच रिक्वायर ईच मैनेजर टू जस्टिफाई हिज इंटायर बजट रिक्वेस्ट इन डिटेल। मतलब हर मैनेजर अपना बजट जो है, इंटायर बजट रिक्वेस्ट को डिटेल में बताएगा, जीरो से बताएगा कि इतना खर्चा होगा इस चीज बनाने में। सपोज कोई चीज का बजट बनाने दिया जा रहा है मैनेजर को, तो सारा खर्चा को लेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा खर्चा को लेके बताएगा। जीरो बेस मतलब जीरो से खर्चा को लेगा। ऑल बजट आइटम ऑल्सो न्यू आर कंसिडर अफ्रेश। अफ्रेश मतलब नया, सारा बजटिंग आइटम जो है नया हो पुराना एकदम स्टार्टिंग से ही लिया जाएगा। अमाउंट स्पेंड ऑन ईच बजट इज टोटली जस्टिफाइड। जितना अमाउंट स्पेंड होगा प्रॉपर्ली वो जस्टिफाई करेगा मैनेजर। सिंपल सा चीज है, 4-5 पॉइंट है। अब देखिए परफॉर्मेंस बजटिंग किसको बोलते हैं, सुनिए ध्यान से, याद हो जाएगा, खाली सुनना है आपको। परफॉर्मिंग बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। परफॉर्मेंस बजट को रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं, which means that the responsibility of various level of management is predetermined in terms of output। मतलब जो responsibility है हर एक, जो various level of management का responsibility है यहाँ पर predetermined है। परफॉर्मेंस याद रखिए, बजटिंग परफॉर्मेंस बजटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को बोला जाता है, जिसमें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर लेवल का मैनेजमेंट का पहले से डिटरमाइंड होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या बोलता है, परफॉर्मेंस बजट इज अ बजट दैट रिफ्लेक्ट द इनपुट ऑफ रिसोर्सेस एंड आउटपुट ऑफ सर्विस फॉर ईच यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस बजट क्या चीज पर रिफ्लेक्ट करता है, इनपुट ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का इनपुट क्या है और आउटपुट ऑफ सर्विस क्या है हर यूनिट का, ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा पॉइंट बोलता है, this type of budget is commonly used by the government to show the link between the fund provided to the public and the outcome of these resources। मतलब यह जो परफॉर्मेंस बजट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज करता है, जो अपना फंड दिया है पब्लिक को उसको एनालिसिस करता है और उसका आउटकम को एनालिसिस करता है। तो 4-5 पॉइंट याद रखना है। परफॉर्मेंस बजटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को बोलता है, जिसमें जो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी को पहले से प्री डिटरमाइंड किया गया है।
परफॉर्मेंस बजट क्या चीज को बताता है? इनपुट ऑफ रिसोर्सेस एंड आउटपुट ऑफ सर्विस हर यूनिट का बताता है। तीसरा है यह गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज होता है। देखिए अब क्वेश्चन आता है फिक्स बजट। ये सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिक्स बजट क्या है, कैसे लिखेंगे? फिक्स बजट मतलब क्या? आपका खर्चा फिक्स कर दिया गया है, आप कितना भी यूनिट बनाइए आपका खर्चा फिक्स है। तो इट डज नॉट चेंज विथ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, मतलब इट डज नॉट चेंज विथ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। यदि आपका एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंज भी हो जाएगा तो फिक्स बजट जो है, फिक्स बजट नहीं चेंज होगा, उतना ही आपको खर्चा दिया जाएगा। आप 10,000 यूनिट बनाइए, 2 लाख यूनिट बनाइए, तो इट डज नॉट चेंज विथ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, इट्स ऑपरेट अंडर वन लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये सिर्फ एक ही लेवल का एक्टिविटी के अंदर ऑपरेट होता है। फ्लेक्सिबल बजट मतलब क्या? ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो आपको ज्यादा खर्चा करना अलाउ हो जाएगा। इट चेंज विथ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, एक्चुअल वॉल्यूम यदि चेंज होगा तो मेरा फ्लेक्सिबल बजट मतलब खर्चा मेरा चेंज कर दिया जाएगा, हमको ज्यादा खर्चा दिया जाएगा, हम ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो। इट्स ऑपरेट अंडर वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। याद देखिए ये वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर ऑपरेट होता है। याद देखिए फिक्स बजट में आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंज हो रहा है तो भी ये चेंज नहीं होगा, और ये एक ही लेवल का एक्टिविटी के अंडर होता है। यहाँ पर एक्टिविटी डिफरेंट लेवल में होता है, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी यदि वॉल्यूम चेंज होगा तो फ्लेक्सिबल बजट भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मास्टर बजट। ये भी 1 या 2 नंबर का आता है। किसको बोलते हैं? सिर्फ जो पॉइंट बता रहे हैं उसको याद रखना है। मास्टर बजट इज द एग्रीगेट्स ऑफ ऑल लोअर लेवल बजट्स। जितना लोअर लेवल बजट है उस सारा को एग्रीगेट कर देंगे, सबको मिला लेंगे तो मास्टर बजट बन जाएगा। क्या क्या चीज इसमें इंक्लूड से देखिए, बजटेड स्टेटमेंट, केस फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लान, ये सब इसका पार्ट है। द मास्टर बजट इज टिपिकली प्रेजेंट इन आइदर ए मंथली और क्वार्टरली बेसिस में ये बनाया जाता है। मास्टर बजट क्या है? ये एग्रीगेट है सारा लोअर लेवल बजट्स का, याद रखिए, और ये क्या मंथली या क्वार्टरली बनता है, इतना याद रखना है। एमसीक्यू देखिए इस चैप्टर का, बहुत जरूरी है। बजट पीरियड डिपेंड्स अपॉन डेज। बजट पीरियड क्या चीज पे डिपेंड करता है? द टाइप ऑफ बजट, द नेचर ऑफ बिजनेस, द लेंथ ऑफ ट्रेड साइकिल, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। याद रखिए बजट पीरियड डिपेंड करता है ये सारा एक्टिविटी पे, ऑल ऑफ दैट्स। क्वेश्चन नंबर 2, ए की फैक्टर इज वन विच रेस्ट्रिक्टेड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सा चीज है। बजट रिलेटिंग टू द की फैक्टर इज प्रिपेयर बिफोर अदर बजट। याद रखिएगा सिंपल सा चीज है। द बजट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बजट किसके बेसिस में क्लासिफाई, किसके बेसिस में बनाया जाता है? टाइम, फंक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आंसर होगा ऑल। सबके बेसिस में हम लोग बजट बना सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं बजट को। एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग पीरियड बजट, सबसे बड़ा बजट किसका बनता है? लॉन्ग पीरियड बजट किसका होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। याद रखिएगा लॉन्ग पीरियड बजट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। सेल्स बजट शोज द सेल्स डिटेल एज मंथली वाइज। सेल्स बजट में सेल्स का डिटेल मंथली वाइज बनाया जाता है। The main objective of budgetary control is to plan to achieve its goal. प्लान मतलब अपना गोल को अचीव करने का प्लान बनाना ही बजटरी कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव है। फिक्स बजटिंग इज यूजलेस फॉर कंपैरिजन वेयर द लेवल ऑफ एक्टिविटी फ्लक्चुएट बोथ वेज। दोनों तरफ से फ्लक्चुएट करेगा तो नहीं किया जाएगा, यूजलेस हो जाता है। यूजुअली द प्रोडक्शन बजट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मंथली और क्वार्टरली। याद रखिएगा क्वांटिफाई, याद रखिएगा यूजुअली द प्रोडक्शन बजट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर लाइन अच्छा से पढ़िएगा। यूजुअली द प्रोडक्शन बजट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी या क्वांटिटी। याद रखिए प्रोडक्शन बजट मनी के बेस में भी हो सकता है, क्वांटिटी के बेस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हो सकता है। रिवीजन ऑफ बजट इज, बजट का रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, याद रखिए। थैंक यू। चैप्टर 4 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन आगे देखिए, फिर एमसीक्यू देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल के बीच डिफरेंस क्या? आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है समझ लीजिए, बजटरी कंट्रोल क्या समझ लीजिए, अपने आप डिफरेंसेस आप बना देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन टेक्निकल असेसमेंट। स्टैंडर्ड क्या चीज पे कैलकुलेट किया जाता है? टेक्निकल असेसमेंट के बेसिस में। स्टैंडर्ड जो कॉस्टिंग निकालते हैं उसका बेस क्या है? टेक्निकल असेसमेंट। याद रखिएगा स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकली असेस करके स्टैंडर्ड निकाला जाता है, ठीक है।
दूसरा, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्रोजेक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, प्रोजेक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, प्रोजेक्शन है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं, याद रखिएगा। बजटरी कंट्रोल में क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बजटरी कंट्रोल निकाला जाता है, याद रखिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या, प्रोजेक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का, याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंट्स का, सिंपल सा चीज है। स्टैंडर्ड आर एक्सप्रेस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक्सप्रेस जो है, स्टैंडर्ड्स आर एक्सप्रेस होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्सप्रेस करता है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, हर एक यूनिट वाइज एक यूनिट का बताया जाता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना निकलेगा, लेकिन बजटरी कंट्रोल सारा इंटायर टोटल वॉल्यूम का होता है, याद रखिएगा। इट्स कैलकुलेट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या चीज को निकालता है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को निकालता है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस एनालिसिस को यूज करता है। तो दो तीन चीज याद रखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, पर यूनिट का कॉस्ट प्रोडक्ट का निकाला जाता है, ये प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को निकालता है, ये वेरिएंस एनालिसिस को यूज करता है, मटेरियल वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एटसेट्रा लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोजेक्शन है, कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज किया जाता है, और स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड का जो वैल्यू निकालते हैं, क्या चीज के ऊपर बेस करके निकालते हैं, टेक्निकल असेसमेंट के ऊपर, बस। अब बजटरी कंट्रोल को याद रखना है, बजट्स आर बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, पास्ट डाटा के बेसिस में हम लोग बजट बनाते हैं, पास्ट में इतना खर्चा किए तो आज उसके बेसिस में आज इतना खर्चा करेंगे, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट बजट्स आर प्रोजेक्टेड ऑफ फिनेंशियल अकाउंट्स, मतलब फिनेंशियल अकाउंट्स के अंदर बजट को बनाया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कहाँ बनाया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग के अंदर बनाया जाता है, याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन बजट फिनेंशियल अकाउंट्स में बनाया जाता है। बजट आर एक्सप्रेस इन टोटल ऑफ अमाउंट, बजट में टोटल अमाउंट को बताया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का पर यूनिट को एक्सप्रेस किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, लेकिन बजटरी में टोटल वॉल्यूम को बताया जाता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एडवांटेज क्या है, देखिए, कॉस्टिंग प्रोसीड्यूर्स आर सिंप्लीफाइड, देयर इज ए रिडक्शन इन पेपर वर्क, बोलता है कॉस्टिंग का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, और उसके कारण पेपर वर्क बहुत कम हो जाता है, पेपर बहुत कम लगता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रोसीड्यूर ज्यादा बड़ा है, उसमें पेपर ज्यादा लगता है, सिंपल सा चीज है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज एन एक्सरसाइज इन प्लानिंग, एक तो प्लानिंग करने का एक्सरसाइज है। इट फैसिलिट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दिया गया, अथॉरिटी को बांट दिया गया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया है डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल के बीच में, और रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर दिया गया है डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल के बीच में। अब देखिए क्या है, एमसीक्यू देखिए इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, टू प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है मटेरियल लेवल एंड ओवरहेड का, सिंपल भाषा में बोलेंगे तो आंसर क्या देखिए, दे आर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट फॉर डिलीवरिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस अंडर नॉर्मल कंडीशन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टू प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर प्री डिटरमाइंड रेट्स ऑफ मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड का, सिंपल सा चीज। Question number 3. Which of the following is often the cause of difference between actual and standard cost of material and labor? कौन जो इसका कोज बनता है, जो डिफरेंस होता है एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट का, मटेरियल एंड लेबर का, उसका जो डिफरेंसेस का कारण क्या है, याद रखिएगा। प्राइस चेंज ऑफ मटेरियल या एक्सेस लेबर आवर्स, आंसर होगा सारा, ऑल ऑफ द अबव उसका कारण है। Which of the following can be used to calculate the material price variance का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is the difference between actual and standard cost of material caused by actual quantity of material used exceed the standard quantity of material allowed, सिंपल सा है, क्वांटिटी वेरिएंस, याद रखिए। जब भी क्वांटिटी वेरिएंस का बात करेगा, कोज ऑफ क्वांटिटी वेरिएंस, आप क्वांटिटी वेरिएंस को लिख दीजिएगा। कोज बाय द एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी का जो भी माने कारण है, क्वांटिटी वेरिएंस से ही आएगा। जब भी क्वांटिटी डिफरेंसेस का बात करेगा, कोज का बात करेगा, आप क्वांटिटी वेरिएंस को लिखिएगा, सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्सिबल फॉर ए प्राइस वेरिएंस इन डायरेक्ट मटेरियल, कौन सा डिपार्टमेंट प्राइस वेरिएंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मटेरियल का, डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस वेरिएंस के लिए, परचेजिंग डिपार्टमेंट, सिंपल सा चीज है। द ओवरहेड वेरिएंस इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओवरहेड वेरिएंस किसके कारण होता है, एक्चुअल ओवरहेड एंड स्टैंडर्ड ओवरहेड अप्लाइड के कारण होता है, याद रखिएगा। ओवरहेड वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंस, क्या चीज का डिफरेंस करेंगे, एक्चुअल ओवरहेड एंड स्टैंडर्ड ओवरहेड अप्लाइड करके।
when are the overhead variance recorded in a standard costing system? When the factory overhead is applied to work in progress. याद रखिए, जब फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड होगा वर्क इन प्रोग्रेस में, तब ओवरहेड वेरिएंस रिकॉर्डेड होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में. Which of the following is the true when recording variance in a standard costing system? All unfavorable variance are debited. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following operating measure would a manager want to see decreasing over time? Total quality cost. याद रखिए, which of the following operating measure would a manager want to see decreasing over time? Total quality cost. याद रखिएगा. आइडियल टाइम वेरियंस इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग. आइडियल टाइम वेरियंस किसको किसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लेबर आवर पेड एंड एक्चुअल लेबर आवर वर्क बाय द स्टैंडर्ड. याद देखिए, एक्चुअल लेबर आवर्स को और एक्चुअल लेबर आवर वर्क को स्टैंडर्ड रेट के साथ इंटू करने से आ जाएगा. द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लेबर आवर पेड एंड एक्चुअल लेबर आवर वर्क, इसको स्टैंडर्ड रेट से इंटू करेंगे तो आ जाएगा. थैंक यू. नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं. चैप्टर 5 लर्निंग कर्व. ध्यान से सुनिएगा, और इंटरफॉर्म कंपैरिजन दोनों का करा दे रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा, इंटरफॉर्म कंपैरिजन क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है. देखिए, इंटरफॉर्म कंपैरिजन मतलब अपना फर्म का कंपेयर किसी और दूसरा, मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस का फर्म के साथ करना. जैसे एग्जांपल, जैसे टाटा स्टील बनाता है, श्याम स्टील भी स्टील बनाता है. तो श्याम स्टील क्या कर रहा है? अपना कंपैरिजन टाटा स्टील के साथ कर रहा है. अपना जो सेल्स और सेल्स परचेज का कंपेयर टाटा स्टील के साथ करने को इंटरफॉर्म कंपैरिजन बोलते हैं. मतलब अपना फर्म का कंपैरिजन सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला फर्म, सेम लाइन ऑफ बिजनेस वाला कंपनी के साथ करने को ही इंटरफॉर्म कंपैरिजन बोलते हैं. देखिए, इंटरफॉर्म कंपैरिजन means the technique of evaluate करता है the performance, efficiency, deficiencies, cost and profit of similar nature of firm engaging in the same industry or business. मतलब इंटरफॉर्म कंपैरिजन में क्या इवेल्युएट करते हैं? परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है मेरा, एफिशिएंसी क्या है मेरा, डेफिशिएंसी क्या है मेरा, कॉस्ट क्या है मेरा, प्रॉफिट क्या है. सिमिलर नेचर ऑफ फर्म, सिमिलर नेचर ऑफ कंपनी के साथ अपना फर्म का कंपैरिजन करना, ये सब डाटा कंपेयर किया जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. अपना इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है. अपना इंफॉर्मेशन, श्याम स्टील अपना सेल्स बताएगा, उधर टाटा स्टील अपना सेल बताएगा. श्याम स्टील अपना कॉस्ट बताएगा, उधर टाटा स्टील अपना कॉस्ट बताएगा. दोनों डिवीजन कंपेयर होगा एक दूसरे में अपना कॉस्ट एंड सेल्स को लेकर. द बेसिक पर्पस ऑफ इंटरफॉर्म कंपेरिजन आर to find out the weak point in the organization and solve it. मेन पर्पस है इंटरफर्म कंपैरिजन का कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या वीकनेस है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्ट्रेंथ है, उसको कंपेयर करेंगे दूसरा फर्म के साथ, तुमको पता चल जाएगा हाँ मेरा कंपनी आया गलती कर रहा है. उस वीक पॉइंट को फाइंड करना, सॉल्व करना. Interfirm comparison make the management of the organization aware of the strength and weakness in relation to other organization in the same industry. अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताता है मैनेजमेंट को. ठीक है, ये 4-5 पॉइंट है इंटरफर्म कंपैरिजन का. देखिए, लिमिटेशन ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन का लिमिटेशन क्या है? नो सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट का कोई सपोर्ट नहीं होता है. डिस्क्लोज करना पड़ता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अदर फर्म को. तीसरा, नो प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग. कोई प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है इंटरफर्म कंपैरिजन का. और नो सुइटेबल बेस, कोई सुइटेबल बेस नहीं है कंपैरिजन का. ये 4-5 पॉइंट है. याद रखिए, लिमिटेशन खाली पॉइंट से भी याद रखिएगा, काम खत्म. लर्निंग कर्व. देखिए, एक काम को बार बार वर्कर करता है तो क्या होता है कि वो उस काम में एक्सपर्टाइज हो जाता है. फिर वह यूनिट बनाने में, सपोज एक वर्कर एक टीन का डब्बा बना रहा है, एक बॉक्स बना रहा है सपोज, तो उसको फर्स्ट बॉक्स बनाने में उसको टाइम लग रहा है 4 घंटा. दूसरा बॉक्स बनाएगा तो उसमें फिर 4 घंटा से थोड़ा सा कम टाइम लगेगा. जैसे जैसे वो काम करते जाएगा, एक्सपर्ट होते जाएगा काम में, उसको हर एक यूनिट बनाने में कम टाइम लगेगा. ठीक है, तो इसको देखिए एक्सप्रेस कैसे किया गया आपका थ्योरी लैंग्वेज में, इसको समझिए. इट मेजर द एक्सपीरियंस गेन इन प्रोडक्शंस ऑफ एन आर्टिकल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. लीनियर कर्व क्या चीज को मेजर करता है? एक्सपीरियंस को मेजर करता है. इसको एक्सपीरियंस कर्व भी बोलते हैं. लीनियर लर्निंग कर्व, लीनियर कर्व बोले लर्निंग कर्व इज आल्सो नोन एज एक्सपीरियंस कर्व. याद रखिएगा, लर्निंग कर्व क्या है? मेजर करता है एक्सपीरियंस गेन. एक्सपीरियंस गेन को मेजर करता है. आप लिखिएगा लर्निंग कर्व इज आल्सो नोन एज एक्सपीरियंस कर्व. याद रखिएगा, ये क्या चीज को मेजर करता है? आदमी का एक्सपीरियंस को मेजर करता है इन प्रोडक्शंस में. याद रखिएगा, एज मोर
and more unit are reproduced, worker involved in productions become more efficient. बोलता है जितना यूनिट एज मोर एंड मोर यूनिट आर प्रोड्यूस, वर्कर उस चीज में एफिशिएंट हो जाएगा, वर्कर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा एक यूनिट को बार बार बनाने में. Each subsequent unit takes fewer main hours to produce. मतलब बोलता है each subsequent unit take few main hours to produce. मतलब जैसे जैसे यूनिट बनाएंगे आपका यूनिट बनाने का टाइम कम हो जाएगा, few हो जाएगा. याद रखिएगा. यूजेस ऑफ लर्निंग कर्व का यूज कहाँ है? याद रखिए. हेल्प इन डेवलपिंग बजट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, बजट्स बनाने में मदद करता है. हेल्प इन डेवलपिंग प्रॉफिट प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, याद रखिए बजट बनाने में मदद करता है, प्रॉफिट प्लानिंग बनाने में मदद करता है. इट इज वेरी यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन नेगोशिएशन अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट. ये यूज होता है गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने में. तो क्या क्या चीज में यूज होता है? बजट बनाने में यूज होता है, प्रॉफिट प्लानिंग में यूज होता है, और गवर्नमेंट के द्वारा यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट में. ये 3-4 पॉइंट याद रखना. फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग का, क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग करता है याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा. द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा मेथड है प्रोडक्शन का वो अफेक्ट करेगा. लेबर टर्नओवर रेट का अफेक्ट करेगा, और लेबर स्ट्राइक, लॉकआउट हुआ या शट डाउन हुआ प्लांट तो अफेक्ट करेगा. 3-4 पॉइंट है. अब देखिए लास्ट एक थ्योरी है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग किसको बोलते हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहां से पढ़िए. देखिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेम मैनेजमेंट और ऑन ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन. मतलब सेम बोलता है एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर. एक कॉस्टिंग का मेथड एंड प्रोसीजर्स को बहुत ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगा, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. याद रखिएगा. The main feature of uniform costing is that whatever be the method of costing used, it is applied uniformly in a number of concepts. कोई भी मेथड कॉस्टिंग का, वही एक ही मेथड कॉस्टिंग का, एक ही प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स को बहुत ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया जाता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. The needs for application of uniform costing system exist in a business. बिजनेस में एग्जिस्ट करेगा कोई भी सर्कमस्टेंसेस, याद रखना है. अब देखिए एमसीक्यू इस चैप्टर का देखिएगा. लर्निंग कर्व. The learning curve describe the amount of production time per unit as the total number of unit produced increase. Simple सा चीज है. Limitation of the learning curve approach include learning curve must be redeveloped whenever the product or production process is modified. याद रखिए लर्निंग कर्व रीडेवलप होना चाहिए जब प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडिफाई होता है. याद रखिएगा. ये बोलता है लिमिटेशन ऑफ द लर्निंग कर्व अप्रोच में ये इंक्लूड एक लिमिटेशन है ये लर्निंग कर्व का. अनदर नेम फॉर द लर्निंग कर्व का दूसरा नाम एक्सपीरियंस कर्व है. याद रखिएगा लर्निंग कर्व का दूसरा नाम एक्सपीरियंस कर्व है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग कर्व रेट्स इज इनएक्यूरेट. क्या चीज इनएक्यूरेट है? लर्निंग कर्व सो दैट द टाइम सेव इन कंप्लीटिंग ईच सब्सिक्वेंट यूनिट इंक्रीज. ये इनएक्यूरेट है. बोलता है if the first unit took 75 hours to produce and you have to determine that 80% learning curve is appropriate, how long will it take to produce the fourth unit. तो आपको क्या करना है, 75 into 80% into 80% कर देंगे तो लर्निंग कर्व आ जाएगा 48 आवर्स. सिंपल सा चीज है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7. एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग कर्व. क्या चीज पे लर्निंग कर्व का एप्लीकेशन होता है? डायरेक्ट लेबर, मटेरियल और डिफेक्टिव वर्क. आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव पे लर्निंग कर्व का एप्लीकेशन हो सकता है. ठीक है. ये सेम एक तो प्रैक्टिकली ऊपर की तरह, इसको देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए. ए लर्निंग कर्व यूजुअली फॉलो ए नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल सा चीज है. लास्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैलकुलेटिंग लर्निंग कर्व रिजल्ट इज बेस्ट. The logarithm approach can be used to determine the hours required for any unit produced. याद रखिएगा बेस्ट लर्निंग कर्व अप्रोच जो होता है वो है लोगारिथम अप्रोच. याद रखिएगा. इतना याद रखिएगा. चैप्टर खत्म. इतना एमसीक्यू देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा. सारा एमसीक्यू प्लस थ्योरी. आपको थ्योरी ये सारा नोट चाहिए तो मेरा नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैसेज कीजिए. थैंक यू.